देखिए, हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे और इसके पहले पार्ट में हमने उसकी संगम वंश की चर्चा की। अब हम आगे वंशों की चर्चा प्लस इसके पतन की बात करेंगे। तो दूसरा वंश जो बना संगम वंश के बाद, वो बना सलू वंश। 1485 से 1505 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलू ने, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना किसने की थी? नरसिंह सलू ने 1485 ईस्वी में किन वंश की स्थापना की? सलू वंश। इसका कार्यकाल क्या रहा? 1485 से 1505 ईस्वी। राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संगम वंश प्रथम बलाहापहार, बलाहापहार का मतलब ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा छीन कर उखाड़ फेंक दिया गया। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक कौन था? सलू नरसिंह था। ठीक है, तो विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक कौन था साहब? सलू वंश था। 1485 से 1505 ईस्वी। संगम वंश के शासक निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है सलू नरसिंह। सलू नरसिंह ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन और प्रोत्साहन दिया। सलू नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को जो है वो नियुक्त किया, और अवसर पाकर इसी नरसा नायक ने जो है वो संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। मतलब सलू वंश का जो संस्थापक था सलू नरसिंह ने, उसने भी ऐसे स्थापना की। अब उसने अपने पुत्र के जो संरक्षक नियुक्त किया, उसने भी वो इससे भी तेज निकला। उसने क्या किया? उसके पुत्र जो है उसको हटाकर और विजयनगर का वास्तुशासक बन गया। इमाडी नरसिंह यानी सलू नरसिंह का पुत्र वयस्क होने से पहले उसका अपने संरक्षक नरसा नायक से विवाद प्रारंभ हो गया। इस पर नरसा नायक ने उसे पेनुगोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया और नरसा नायक ने चोल पांड्य राज्यों पर आक्रमण किए। इन तीनों के शासकों को विजयनगरी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सलू नरसिंह इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पे अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तुलु वंश की स्थापना की। यानी सुलु वंश के बारे में इतना याद रखना आपको कि 1485 से 1505 इसका कार्यकाल रहा। नरसिंह सलू ने इसकी स्थापना की थी। इसको प्रथम बलापार कहा जाता है, ताकत से सत्ता पर अधिकार करना। और इसी का जो एक अपने पुत्र का जो इसने संरक्षण नियुक्त किया, उसी ने नरसा नायक ने इसके वंश को भी हटा के 1505 ईस्वी में दूसरा द्वितीय बलाहापार जिसे कहा गया तुलु वंश की स्थापना की, जिसका कार्यकाल रहा 1505 से 1570। ठीक है, तो तीसरा वंश कौन सा आ गया? तुलु वंश आ गया साहब। वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलाहापार, प्रश्न पूछ लेगा आपको। प्रथम बलाहापार तो कौन सा था? जब वीर नरसिंह ने सलू वंश की स्थापना की संगम वंश को हटाकर। और द्वितीय बलाहापार क्या था? जब नरसा नायक ने यानी वीर नरसिंह ने अपने दूसरी जो तुलु वंश की स्थापना की, किसको? सुलु वंश को हरा के। तो ये माना जाता है। वीर नरसिंह के अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोह बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अनुज कृष्ण देव राय सिंहासनारूढ़ हुआ। ठीक है, कृष्ण देव राय के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसके ऊपर प्रश्न बड़ा भी पूछ सकता है कि कृष्ण देव राय की उपलब्धियां क्या थी, कृष्ण देव राय ने कौन से सांस्कृतिक उपलब्धियां रही, तो कृष्ण देव राय के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए, कृष्ण देव राय का शासनकाल जो रहा वो 1509 से 1530 ईस्वी रहा, और ये कहते हैं कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। क्या माना जाता है इसको? महानतम, और भारत के महान शासकों में माना जाता है कृष्ण देव राय को 1509 से 1529। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे महानतम क्यों कहा गया है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको कि महानतम इसलिए था क्योंकि एक तो इसने विद्रोहियों का दमन किया। इसने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव को 1513 ईस्वी में जो है वो हराया, और हरा के प्रताप रुद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कृष्ण देव राय से किया। इसलिए इसने गजपति उपाधि भी धारण की थी। तो इसने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराना इसकी बड़ी उपलब्धि रही। ठीक है, इसके अलावा इसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह इस युद्ध में मारा गया। बीजापुर को परास्त कर रायचूर दोआब जीत लिया, जिसके लिए बड़ा लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, और कृष्ण देव राय ने गुलबर्गा और बीदर पे आक्रमण कर बहनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पे इसने बैठाया। इसलिए इसको कृष्ण देव राय को यवन राज्य स्थापनाचारी की उपाधि से भी बोला जाता है। ठीक है, इसने पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, और पुर्तगाली इसको घोड़े जो है वो आपूर्ति करते थे। इसके समय में पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुर्क, वो एक प्रकार से विजयनगर के दरबार में उसने अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। ठीक है, और मतलब ये तो इसकी विजय तो थी, यानी उड़ीसा के गजपति शासक को पराजित करना, बीजापुर को परास्त करना। ठीक है, और बीदर की राजगद्दी पे बैठाना, यवन राज्य स्थापनाचारी की उपाधि धारण करना। एक प्रकार से इसने अपने तत्कालीन जो राज्य थे उनको दबाया। इसके अलावा इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि बहुत बड़ी थी। मतलब इसने अभिनव भोज की उपाधि धारण की, विद्या व
का प्रेमी होने के कारण इसको आंध्र भोज व आंध्र पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इसने संस्कृत में जाम्बवती कल्याण और उषा प्रेरणे नामक पुस्तकों की रचना की, खुद ने रचना की संस्कृत भाषा में, जाम्बवती कल्याण उषा प्रेरणे। इसके दरबार में 8 महान विद्वान व कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, जो तेलुगु के साहित्य के सबसे बड़े विद्वान थे। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल, गोल्डन काल इसको कहा जाता है, जिसमें अलासिनी पेडेना, ठीक है, इसके अलावा नंदी, तीमन, भट्टमूर्ति, दुर्जटी, मल्लन, रामचंद्र, जिंगली मुरन, तेनालीराम, ये प्रसिद्ध उस समय के अष्टदिग्गज थे। तो ये बड़ी चीज़ थी। ठीक है, इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पाइस और डुआर्ट बारबोसा इसके शासनकाल में है। बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है कि डोमिगो पाइस और डुआर्ट बारबोसा के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है, इसने भूमि का विस्तृत संरक्षण कराया। इसने हजारा मंदिर जो भगवान श्री राम को समर्पित है और विठल स्वामी के मंदिर बनाए। ठीक है, तो हजारा मंदिर और विठल स्वामी के मंदिर इसके द्वारा बनाना, ये सब इसकी बड़ी उपलब्धि थी, याद रखना। इसने विवाह कर को हटा दिया था। ठीक है, वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया, बाकी अन्य धर्मों को भी प्रोत्साहित किया। तो बाबर ने तक इसके बारे में कहा था कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था उस समय, तो बाबर ने इसका उल्लेख किया था कृष्णदेवराय का। तो कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा जो मैंने चर्चा की वो याद रखना। फिर अच्युत देवराय बनता है 1529 से 1542 ईस्वी। कृष्णदेवराय ने 1529 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। ठीक है, तो अच्युत देवराय की कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है। इसने रामराय के साथ संयुक्त शासन किया था और इसने एक नए अधिकारी की नियुक्त की थी, महामंडलेश्वर। ठीक है, और इसके समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। कौन आया था? नुनीज जो है पुर्तगाली यात्री इसके समय में आया था। किसके समय में? अच्युत देवराय के समय में। फिर देखिए सदाशिव बनता है 1542 से 1570 ईस्वी, और सदाशिव को एक प्रकार से तुलु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसका? ये एक प्रकार से तुलु वंश का क्या था? अंतिम शासक था, क्योंकि इसके शासनकाल में तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के प्रकार से पतन होता है। तो इसकी जो शासन सत्ता थी वो अरविडु वंश के रामराय के हाथ में थी। ठीक है ना, ये नाममात्र शासक था। जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? रामराय के हाथ में थी। तो इसके समय में क्या हुआ था कि रामराय के हाथ में सत्ता थी, और रामराय ने 1562 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बरार को छोड़ के अन्य 4 बहमनी स्वराज्य से बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बनाया, और इस संघ ने क्या किया था? 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी और तालिकोटा युद्ध निभाई थी। ठीक है ना, तालिकोटा का युद्ध, इसको राक्षस हट्टी का युद्ध भी बोल सकते हैं आप, याद रखना। ठीक है ना, अलग नाम बोला गया है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोल सकते हैं। और ये रामराय की वजह से हुआ। रामराय के विरुद्ध 4 राज्यों ने संघ बनाया था। कौन कौन से थे? जिसमें बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर और बीदर। बरार नहीं था, याद रखना। और इन्होंने 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह पराजय हुई, और विजयनगर की सेना तो रामराय ने किया था, और कहते हैं कि रामराय इसमें मारा गया। और बड़ी मतलब विजयनगर साम्राज्य एक प्रकार से पतन के ऊपर। आर सेवल एक तत्कालीन प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने किताब लिखी है इस पर, फॉरगेटन एम्पायर। उन्होंने कहा कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर साम्राज्य किया गया। तो इसके शासनकाल में जो है तालिकोटा का युद्ध होने से विजयनगर साम्राज्य के प्रकार से पतन होता है। तो एक बड़ा रीजन था विजयनगर साम्राज्य पतन में तालिकोटा का युद्ध। कब हुआ ये? 23 जनवरी 1565। 1565 याद रखना, 23 जनवरी। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। 23 जनवरी 1565। तो ये पतन हो जाता है 23 जनवरी 1565 को तालिकोट के युद्ध के बाद। फिर आगे देखिए अराविडु, मतलब तालिकोटा अरविडु वंश जो है वो 1570 से तालिकोट के युद्ध के बाद अराविडु वंश की स्थापना होती है। अंतिम वंश था विजयनगर का 1570 से 1649 ईस्वी। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध के बाद रामराय के भाई तिरुमाल ने वेनुगुंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, और इसने 1570 में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरविडु वंश की स्थापना की। तो विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? अरविडु वंश था, याद रखना। अंतिम वंश था ये 1570 से 1649 ईस्वी। तो ये एक प्रकार से अंतिम रूप से इसकी स्थापना होती है, और इसमें जो शासक बनते हैं वो वेंकट द्वितीय जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक होता है। वेंकट द्वितीय ने गद्दी पे बैठने के बाद जो है उसने अपनी चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। किसको बनाया था? चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। कालांतर में मुख्यालय पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया गया। उसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई विशेष शासक नहीं हुआ। इसकी चित्रकला में रुचि थी और इसके यूरोपीय चित्रकारों को उसने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, स्पेन के राजा के साथ भी इसका संबंध था। तो इस प्रकार से साम्राज्य को इसने बनाए रखा। 1612 ईस्वी में राजा ओएडार से उसकी वेंकट द्वितीय अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी
के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट का स्पेन के फिलिप तृतीय से जो है वो सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 ईस्वी में वेंकट ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में स्वागत किया। वेंकट द्वितीय चित्रकला में बड़ी रुचि थी, उसे यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। इसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रखे। अरविडू वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य जीवित रहा, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। श्री रंग तृतीय जो है विजयनगर का अंतिम शासक था। कौन था? श्री रंग तृतीय को विजयनगर का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें 5 वंशों ने शासन किया, और सबसे बड़ा सबसे अधिक शासन संगम वंश ने 149 वर्ष किया था, और सबसे कम सलू वंश ने 20 वर्ष शासन किया। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश हो गए। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, सलू वंश की स्थापना नरसिंह सलू ने की, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, और अरविड वंश की स्थापना तिरुमाल ने की। अब हम अंतिम रूप से देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण क्या था। इतना बड़ा वैभवशाली शक्तिशाली साम्राज्य पतन क्यों हुआ इसका? तो पहला कारण था पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। यानी विजयनगर साम्राज्य ने सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता रहा, चाहे वो बीजापुर है, चाहे वो गोलकुंडा है, चाहे अहमदनगर है, चाहे वो बीदर है, और ये राज्य फिर उसके खिलाफ हो गए। तो बहनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता था। इससे साम्राज्य की स्थिति क्या हो गई? शक्तिहीन हो गई। दूसरा, निरंकुश शासक। अधिकांश शासक जो विजयनगर के बने वो निरंकुश थे। उन्होंने कोई ज़्यादा शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ज़्यादा लोक कल्याणी कार्य इतने किए नहीं। उनसे भी जनता में भी कोई विशेष रूप से लोकप्रियता इनकी नहीं थी। तो निरंकुश शासक होना भी एक बड़ा रीजन माना जाता है। तीसरा कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी साम्राज्य का जब आप पतन पढ़ते हो तो उसमें निश्चित रूप से आपको ये सभी जगह कारण मिल जाएगा कि साहब अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उनकी वजह से उस साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय जो है गद्दी पे बैठा, उसका भतीजा, वो कमजोर शासक था। ऐसे ही हर जगह, ठीक है ना, चाहे वो संगम वंश की अपन बात कर लें, चाहे वो अपन सुलु वंश की बात कर लें, चाहे तुलु वंश की बात कर लें, चाहे अरविडू वंश की बात कर लें, हर जगह जो है वो इस प्रकार से स्थापना हुई। तो ये चारों वंश जो थे, संगम, सुलु, तुलु, अरविडू, इन चारों वंशों में ही जो अंतिम रूप से शासक बनते हैं उन्होंने एक प्रकार से अयोग्य थे वो, और उन्होंने इसके पतन में भूमिका निभाई। उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया और गुटबाजी को प्रोत्साहन मिला। उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में था उन दिनों उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र गजपति और बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, और राज गजपति हार कर लौट गया, पर आदिल ने रायचूर और मुदगल किलों पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान भी एक रीजन था इनके पतन का। ठीक है, इस अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इनसे विजयनगर की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। जो युद्ध हुआ था तालीकोटा 23 जनवरी 1565 को, तो उसमें राम राय की हत्या हो जाती है, पूरे विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध ने एक बड़ी भूमिका एक प्रकार से इसमें निभाई। इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कह सकते हैं। याद रखना, क्या कह सकते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध। और इसी युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। हट्टी में मुस्लिम संघ और विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ, इसमें राम राय मारा गया, और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों ने धीरे उसके राज्य को हथिया लिया। ठीक है, तो ये युद्ध था जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन चर्चा कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की, हमने चर्चा कर ली। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की थी? ये सब आए हुए प्रश्न हैं विद्यारण्य संत और भाष्यकार सायन की मदद से। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे 1336 में। साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। हरिहर बुक्का किसके सामंत थे? प्रताप रुद्र देव के सामंत थे, याद रखना है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने धारण की। सबसे पहले महाराज धिराज की उपाधि किसने धारण की? हरिहर द्वितीय ने। निकोली काउंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था, याद रखना। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? देवराय द्वितीय था, जिसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया। इसे इमाडी देवराय कहा गया, याद है ना। प्रौढ़ देवराय कहा गया था मल्लिकार्जुन को। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया? देवराय द्वितीय। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को। सलुवंश की स्थापना सलू नरसिंह। सलुवंश के बाद विजयनगर पे शासन किसका हुआ? तुलुवंश का। तुलुवंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। तुलुवंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बाबर ने अपने आत्मकथा में किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? कृष्णदेव राय को बताया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोमिगो पाइस किस शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। ये सब आए हुए प्रश्न है IAS RS कॉम्पिटिशन एग्जाम में। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक युग कहा जाता है। इसके समय में 8 अष्टदिग्गज थे। अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याण की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तेनाली रामकृष्ण ने। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। ये भगवान श्री राम का मंदिर माना गया है। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव।
विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? 23 जनवरी 1565 को हुआ तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने किया था। अरविडू वंश की स्थापना किसने की? तिरुमाल ने। अरविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगतर्तीय। अरविडू वंश की राजधानी क्या थी? पेनुगोंडा। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? वाडियार ने। बारबोसा के शासन में भारत आया था कृष्णदेव राय। नूनिज के शासनकाल में आया अच्युत देव राय। विजयनगर साम्राज्य का आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। और बहनी राज्य की मुद्रा जो इसका तत्कालीन प्रतिस्पर्धी था उसके राजा हून थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है इसको हमने पढ़ा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, इनको कम्प्लीटली आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये खत्म यहाँ पे होता है। धन्यवाद।